Students, am I audible? मतलब it's hanging on. सबके बाल बढ़ गए हैं। मैम नेटवर्क फीड कटिंग करना पड़ेगा। नहीं अभी क्या मैडम है नहीं तो चलता है, इतने भी बढ़ा लो, छोटे बांध लो है ना। फाइनल ईयर में देखेंगे फिर नेक्स्ट ईयर। मैं भाई के पास जाता। So as I have also not gone for haircut. My son is also having long hair. I request all of you to kindly on your आप video. कैसे मैम? मैं ठीक बढ़िया। I'm going college for 2 days, Tuesday and Thursday for first year and direct second year admissions. And since my laptop is not working properly, so I'm not able to take the classes on scheduled dates, Tuesday and Thursday. So whenever it is working, I'm taking the class. So I just regret for that. You have to adjust with me, hopefully. तो बहुत पुराना है यार ये। अरे बाप रे, मुफद्दल अली, गुड, नाइस टू सी यू। So unmute, kindly unmute. Good morning, ma'am. Very good morning. So I have asked all to unmute yourself. Kindly just share your video so that I will be able to see you guys. दोनों जन, you both are just active, huh? Others are 10 more. बाकी किसी को देखना भी नहीं है ना, और दिखाना भी नहीं है चेहरा। चेहरा दिखाओ मैं। Abhinav has also joined. Where is your Sardar? Vaibhav Vasudani, Sardar of your class. Hi ma'am, good morning. अरे बाप रे दानिश, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नाइस टू सी। Yes ma'am. सब गोरे गोरे लग रहे हैं यार मेरे को छोड़ के, है ना। नहीं मैम, वो सनलाइट का इफेक्ट है। राइट राइट, गुड गुड। So exams are coming on. That's why I wanted to interact with you all. It is going on like taking the college exam. अभी तक यूनिवर्सिटी से ऐसा कोई नोटिफिकेशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए नहीं आया है, सिर्फ फाइनल ईयर के लिए आया था। तो न्यूज में ऐसा आया था कि कॉलेज को क्लासेस लेने हैं और एग्जाम लेनी है, तो एमसीक्यूज टाइप अपनी एग्जाम रहेगी। तो एमसीक्यूज है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। कन्वेंशनल पेपर कैसे रहता, टिपिकल पेपर रहता, आप लोगों को सब पता रहता है कि कैसे रहेगा। लेकिन अभी कैसा है कि कन्वेंशनल छोड़ के एमसीक्यूज आ गया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। आपको पूरे यूनिट जो है वो थरली मतलब करने पड़ेंगे, है ना। कहाँ से भी कुछ भी पूछ सकता है कॉलेज। अगर कॉलेज के ऊपर रहता है और GT1 से रिलेटेड अगर रहता है अपना, तो आई विल शेयर विथ यू 30 to 40 MCQ क्वेश्चन, जैसे अपन हमेशा कैट 1 कैट 2 में करते हैं। क्वेश्चन बैंक हम लोग देते हैं और फिर हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी से आ जाता है और कॉलेज के पॉलिसीज जो जैसे भी है, प्रिंसिपल डीन जैसे भी डिसाइड करेंगे, तो विल जस्ट सी कि कैसे होता है वो, है ना।
आपकी तरफ से कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम यू कैन आस्क। एडमिशन वगैरह होगी क्या सबकी? यस मैम। आप तो आए थे, शाकिर और आप आ गए। दानिश एडमिशन हो गई? हो गई। शाकिर की भी हो गई ना, मनोज की भी हो गई। So I have allowed everyone to unmute yourself. Kindly share your videos so that I can see you guys. अरे तो क्लास में भी नहीं आते थे, अभी तो ऑडियो वीडियो क्लास है। मैं आपको वहाँ पे आके कोई डांटने नहीं वाली हूँ। तो काइंडली शेयर एंड हैव इंटरेक्शन। ये कौन है? महज। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। हैप्पी टू सी यू। काइंडली शो मी योर फेस। लॉन्ग टाइम। जीटी में भी बहुत कम देखने मिले आप। अच्छा लग रहा है आज आपको देख। लेक्चर अटेंड किया था ना मैम। अटेंड किया था क्या? अच्छा, हाँ। वैसे भी वो YouTube पे है, अगर आप लाइव क्लास भी अटेंड नहीं किए तो कभी भी देख सकते। मैंने वो फैसिलिटी अपलोडेड है ना वो। हाँ, अपलोडेड ही रखा, क्योंकि तुम लोग इतने क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक बार जूम पे क्लास लिया था तो परेशान हो गई थी मैं, तो मैंने सोचा कि YouTube पे ही रखते हो, जितने बार देखना है देखो। कोई क्वेरीज रही तो आप पूछ सकते। हाउ इज योर सिस्टर डूइंग? इज फाइन मैम, घर पे है वो अभी। अच्छा, ओके। हाँ, अभी तो लॉकडाउन है तो कोई जॉब हाँ। वगैरह का कोई ये नहीं है। देखते हाँ। हैं। उसका हो गया था ना कैंपस में? हाँ, उसका कैंपस में हो गया था। हाँ। फिर उसका सिलेक्शन हुआ, उसका कोई मन नहीं है लगता वहाँ पे। अच्छा, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करने बोलो अच्छे। देखते जी। हैं तो। और बाकी ये लोग ऐसे सिर्फ नाम क्यों दिखा रहे हैं? अपने चेहरे दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। काइंडली शेयर योर वीडियो आल्सो एवरीवन। गिने चुने मुफद्दल, मोहन, शाकिर, महज। ओके। कौन है भाई? काइंडली टाइप योर नेम। व्हाट इज दिस? आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। See, I am very much what you can say, not so memory sharp. तो अपने अपने नाम लिखो ताकि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊँ। और हम लोग सिर्फ 2 महीने थे तो मैं आप लोगों को अभी तक ये जान नहीं पाई हूँ, और अभी लॉकडाउन की वजह से फिर से GT2 में वी आर नॉट कनेक्टेड 1 to 1। तो वैसे ही याददाश्त मेरी कमजोर है। इतने बच्चों को याद रखना, एल्यूमनाई फिर करंट स्टूडेंट, बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए। ये कौन है भाई? 1EM8। हाँ, अपना नाम टाइप करो। ओके गर्ल्स, काइंडली शेयर योर वीडियो। लेट मी सी योर फेसेस। अच्छा, तो किस किस ने अच्छी अच्छी रेसिपी बना ली मम्मियों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, या अकेले? कोई ना कोई रेसिपी बदल तो ट्राई ट्राई किए होंगे है ना? बदल ने किसी ने ट्राई नहीं किया? अरे कैसे यार तुम लोग! उतना ही तो काम था, खाना बनाना, खाना और टाइम पास करना, है ना? टेस्ट बनाई नहीं। बनाए, बनाना चाहिए। किसी ने तो बिरयानी वगैरह बनाई होगी ना घर में। बदल बनाता था मुफद्दल। अच्छा, और ये कौन है? ये लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे वीडियो? लूसीफर कौन है? हाँ, ये लूसीफर कौन है पता नहीं। अभिनव इज नॉट ऑन स्क्रीन।
Is it like कि तुम्हारे क्लास का अनऑफिशियल सीआर भी आ गया है ना? मुझे तो अभी तक तुम्हारे सीआर याद नहीं है, सिर्फ अभिनव याद है, उसको बताती थी मैं, और एक गर्ल्स में वो क्या नाम है उसकी, देखो लड़के के नाम भी याद नहीं है क्या, दैट टॉपर गर्ल क्या नाम था उसका, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम. So Abhinav, how are you doing? मैम ओके मैम. Okay, good. ओके मैम. यस मैम. अभी तक के जितना पढ़ाया या जितने वीडियोस अपलोडेड है, तो उसमें कोई डिफिकल्टी आई क्या किसी को, या किसी ने पढ़ा ही नहीं? ऐसा ऑन करके रख दिया बाजू में और इधर उधर चले गए घूमने के लिए? ऐसा तो बहुत लोग करते हैं ना. कोई डिफिकल्टी इज GP2 is very difficult and it is very challenging to me to teach on this laptop without chalkboard, because there are graphs which are very difficult and which is very difficult to teach without chalkboard. One-to-one teaching is very necessary for these graphs. लास्ट ईयर तक कैसा होता था कि मुझे 2 लेक्चर्स ब्लॉक लगते थे एक ग्राफ पढ़ाने को. I used to make all the students to draw in the class itself in front of me. ठीक है, तो सबको ग्राफ आते थे, तो सिर्फ अंजुमन के ही बच्चे रहते थे पूरे यूनिवर्सिटी में जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ग्राफ बना सकते थे यूनिवर्सिटी में. पेपर जितने भी हम लोग देखते थे 2000-3000 पेपर आते थे, तो उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत कम रहता था. लेकिन आप अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं. अगर आप थियरी सॉल्व करते हो तो थियरी में अपने मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, है ना. तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा मुझे ये ग्राफ पढ़ाना. तो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा चॉकबोर्ड का इस्तेमाल करूँ. व्हेनेवर आई गो टू कॉलेज आई विल टीच यू taking the help of board. Let us see what chat we have received. Okay. See, some are asking me on chat that whether 5th sem exam will be there or not. So I don't have any idea. Just now I told you that like कि अभी तक यूनिवर्सिटी से आया नहीं है. 5th सेम का फाइनल ईयर का आया हुआ है कि कैसे हमको एग्जाम लेनी है. तो वो सर्कुलर जो यूनिवर्सिटी का है आई विल शेयर विथ यू और आस्क योर कोऑर्डिनेटर टू शेयर विथ यू. अभी तक इतना ही पता चला है कि बाकी सेमेस्टर्स की एग्जाम कॉलेज को कंडक्ट करनी है और कॉलेज को ही उसका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करना है. लेकिन उसका जो भी प्लेटफॉर्म रहेगा अभी तक के आई डोंट हैव एनी आइडिया. So I'll check out and let you know. Okay. So it seems that no one is interested to talk or share their screen. So I request you all to kindly mute and just stop your videos so that we can start with the class. Okay. So I'm starting with the class now, everyone. We have till date done with friction circle method.
Taylor stability method, causes and failures of slope. Some important question is asked on improving the stability of slope. So on this particular, kindly see that in screen, improving stability of slopes means what? What we have to improve. So here what we have to improve is certain 5 points are given here. The slopes which are susceptible to failure by sliding can be improved and made us usable and safe. So from graphs, from the friction circle method or by Taylor's stability method, we are able to know that the slopes are unstable. Then we have to improve its stability because we cannot leave it. As a civil engineer, we have to improve it and we have to make it feasible to use. So embankments, roads in the hilly areas, there are so up and down roads there. Hilly areas, there are many constructions on the hills itself. So we have to take care of the slope so that they should not slide down very easily. But there are certain natural hazards and some calamities that the sliding of slope we cannot stop. But somehow we can improve it so that there is a very, very big threat of natural disaster. Then only your slope slides down. So certain methods are there by which we can do this. So the general methods generally involve one or more of the following measures, which either reduces the mass, which may cause sliding, or improve the shear strength of the soil in the failure. We have to take care that sliding should not be done, and it can be only improved if the shear strength of that soil is improved. The shear strength of the soil means C and phi value, Q value, it should be improved. Please don't do anything on the screen. Just listen to me, whatever I am teaching you. So first is slope flattening reduces the weight of the mass tending to slide. Flattening means we have to make it wide. We have to take certain slope angle so that it is not towards 90 degree, it's not towards the 180 degree. You have to take certain degree angle so that it is flattened also, and its sliding issue is slightly stopped or reduces. Then providing a beam below the toe of the slope increases the resistance to the movement. It is especially useful when there is a possibility of the base failure. So what does it mean providing a beam below the toe? As you know that whenever we are having the slides, the slope, then what happens is in that slope we are having toes and we are having heels. So in the toe direction, you have to do certain things. Just 1 minute. So we are having just like a cantilever, what you can say, retaining wall type structure, and
what happens that if this type of structure is there, then what happens, this is your toe, this is your toe side. So when this is a toe side and this is your angle I here, so what happens in this particular area, in this toe side, you have to give a beam type area so that uh, this joint is very critical. So this joint should not be broken up, cracks may be developed here. So this toe joint is given, a beam is provided there so that there is no cracking is developed on that area. Okay. This is the second point, that you can reduce or you can just provide the resistance at the base failure. Next is drainage helps in reducing the seepage forces and hence increases the stability. So what does it mean, drainage? So where you are going to provide the drainage? So this is your earthen dams or certain embankments. So we are considering only this area. So what happens? This is also has to be considered. But while drawing graph, we are considering one area only, left hand side or right hand side. So what happens if this is your earthen dam? So this is your ground level, and this may be the slope. And if the water table is here, this is your water table, and this is your water table height, h. What happens is from this point, your water starts seeping. Okay, when your water starts seeping, this at this point, the filter has to be provided here on the corner of your right hand side. So what this filter does is the drainage is properly done and the seepage forces are reduced. And when the seepage forces are reduced, then the slope can be turned as what you can say, somewhat you can increase its stability. The zone of subsurface water is lowered and the infiltration of the surface water is prevented. This earthen dams or embankments or canals, whatever we are providing, the water table and infiltration gallery should be studied, which you will study in hydrology this semester only, so that your structure is above that. And the zone of that water table should be lower to that structure, much lower. Then next is your densification by the use of explosives, vibroflotation or TerraProbe helps in increasing the shear strength of cohesionless soils and thus increasing the stability. See what happens whenever there is cohesionless soils and cohesive soils mixed. The thing is that the seepage takes place and these two soils are divided. The seepage is from the water table to the filter, and above that particular zone is your non-cohesive soil and below that is your cohesive soil. So this also affects. So densification means you use explosives, you remove that soil which is very prominent for slope sliding. Then you do the vibroflotation. If it is not possible for using the explosive, then big injections, vibrofloats are used, and from there you can inject the cementing material for grouting purpose, so that you are making the soil dense, which will try to improve your stability. This vibroflotation we are going to study in unit number 4. Then you are having TerraProbes. TerraProbes are just like vibrofloats only, which increases the shear strength of the cohesionless soil.
cohesionless soil, sandy soil, granular soils which are not interconnected or which are not bonded to each other like cohesive soils. These soils are made densified by using cementing material so that they are connected to each other with respect to the cement, and this densification can improve the stability. Next is your consolidation by surcharging, electroosmosis or other methods, increasing the stability of slopes in cohesive soils. So what happens in cohesive soils, if water is added or water gets inside, they will float like particles, and their interconnectivity, their bonding will be broken, and it will try to make the soil grains separate themselves. So it will try to lose your stability of slope. So surcharging means you have to do consolidation by surcharging means removal of water. So water is tried to remove by the method of electroosmosis. This is one method in which we use certain electrodes and all things so that this method can just drain the water from your surcharge level and increase the stability of slopes. Next method is your Bishop's simplified method of slices. I told you that there is a method of slices given by Bishop, and one is your Swedish circle method. Bishop method, just construction and theory part is asked in the examination. That is very rare. Mostly I have not seen many times asked in the examination, but Swedish circle method in graphical phenomenon is asked in the examination to draw a graph. Then what happens in this graph is this method of slices or Swedish circle method or trial slip method it is known as. It takes near about 45 minutes to draw the graph. And in examination of 3 hours, we are only given 3 hours. So what happens when we are having only 3 hours? It is very difficult for us to put the 45 minutes on this graph. And anything goes wrong in the construction, whole graph becomes wrong. And our 45 minutes or 1 hour is wasted in this graph. Okay. So if there is 3 hours conventional method paper in the university for GT2, I'll suggest you that if you have any option in this question, then you can go for that option. But if you don't have any option, then only you can select this question. And you will draw this graph at the end of your paper. Okay, solve all the questions, 6 questions first, and then you draw this graph. So this Bishop was one of the scientists in 1955. He has given you this graph where you can see the soil with different values of C and phi. This 0 is phi, and if pore pressure U, if there is any pore pressure, then that can also be determined. So let us see the figure number 9. What does it say? Okay, so this is your figure number 9. I'll just reduce. Okay. So I think this is visible now. So here, if you can see A and B. So first you have to draw A, and from that A you have to take small slice, and that small slice you have to elaborate. There is the weight, there is the normal reaction, and then weight of slice, total normal force on the failure. Then you have pore water pressure. You can calculate by U into total length on the failure side CD. And FR is the shear resistance acting on the base of the slide. And E1, E2 are the normal forces. T1, T2 are the shear forces on the vertical faces BE and AD, and theta is the angle with respect to the tangent to the circular failure. So with this theoretical explanation, I will explain you how we have to do this. So here you can see that you are taking this
if you can see, okay. Now what happens when you are taking this is the diagram A, B and C. So A, B, C is your slope and this is your angle theta. Before drawing, you are provided with sloping angle I, you are provided with surcharge angle, and if you extend this line from B, then this will be your height of the slope. Okay, now this is your height of the slope. So what happens in this height I, you have to identify first. Then for friction circle method, you have to just take this angles, these two angles, alpha and beta. So this beta angle is also drawn from where you are marking this, and by taking the help of alpha and beta, this is your alpha angle, and by this is your beta angle. Okay, if these beta and alpha are not given, you have to assume 26 for beta alpha and 36 or 35 for beta angle. By taking these angles, you will get this line just extended by taking beta angle from here. Okay, from this B line, you will get this beta angle and you will get this O point. After getting this O point, take a radius AO. By taking this radius AO, keep your point of what you can say rounder, है ना? तो राउंडर का एक पॉइंट यहाँ पे रख के A से आपको ये सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है? तो ये सेमी सर्कल जहाँ पे भी आपका कट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन BC पे, दैट विल बी योर पॉइंट C, और फिर ये O से C को ज्वाइन करना, ठीक है? तो ये बन जाता है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो ये हमने पहले ही फ्रिक्शन सर्कल मेथड में किया हुआ है. So we know that how to draw A, O, P, C and everything. The construction remains the same as friction circle method. After doing that friction circle method, you have to divide this A, B, C in different slices. तो स्लाइसेस लेने के लिए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हम जब ग्राफ लेते हैं तो व्हाट हैपेंस, जब हम ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ में हमको ये देखना है कि पहला और आखिरी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये सेमी सर्कल है, तो ना ही वो ट्रायंगल हो सकता है और ना ही वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल हो सकता है. लेकिन हमको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए इन मेथड ऑफ स्लाइसेस हम क्या करते हैं कि हम वो A, B, C जो अपना एरिया है इसको हम स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं. और इसे स्लाइसेस में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपने ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर वगैरह जैसे कुछ लिया होगा हाइट के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो आपका रेक्टेंगल है, यहाँ से A से हम स्टार्ट करते हैं इसको 2-2 मीटर में भी अगर आप पकड़ते हैं तो आपका बेस जो है वो इक्वल हो जाता है. यानी ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल का बेस आपका जो रहेगा वो 1-2 मीटर हो जाएगा, इसका भी 2 मीटर हो जाएगा. ये जो आपके पूरे स्लाइसेस है ये 2-2 मीटर के हो जाते हैं. जो सेंटर का आपका स्लाइड होता है ABCD, वो स्लाइड को आपको कंसीडर करना है सबसे पहले. तो यहाँ पे जब हम सेंटर कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, आपको ये स्लाइस मिलेगी, ठीक है? तो हमने इसमें से ये एक स्लाइस कंसीडर किया हुआ है. तो एक स्लाइस को जब हम कंसीडर कर रहे हैं ABCD, तो क्या हो जाता है, हमको उसमें का वेट, उसका नॉर्मल वेट, उसका U कितना आ रहा है, उसका थीटा कितना आ रहा है, फिर उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों साइड से कौन कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से, ये सारी चीजें जो है हमें
कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसका जो T1 और T2 है, T1 एंड T2 आर द शेयरिंग फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्लाइसेस, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैसा है कि ये टोटल वेट W हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये एक स्लाइस का, फिर हम लोग उसका नॉर्मल वेट कंसिडर कर रहे हैं, फिर ये नॉर्मल वेट के साथ में आपका ये फ्रिक्शन फोर्स कितना जा रहा है, फिर ये वेट और नॉर्मल के बीच में ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, वो भी हमें कंसिडर करना है। फिर आपने ये जो लेंथ है DC ये कितनी कंसिडर की है, टोटल लेंथ L जो हम कंसिडर कर रहे हैं 2 मीटर। फिर उसके बाद में हमको ये T1 और T2 फोर्स भी कंसिडर करना पड़ता है। फिर उसके बाद में ये E1 और E2 फोर्स भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग मोस्टली ये मोटा मोटी जो है हम लोग बोलेंगे वेट कंसिडर करते हैं, नॉर्मल फोर्स कंसिडर करते हैं और थीटा कंसिडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सारे फोर्सेस को जो है, ये जो आपके स्लाइसेस है, हमको इसे नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओके जब हम इसे नंबर करते हैं तो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा और लार्ज करना पड़ेगा। जब हम इसे नंबर करेंगे तो इसे नंबर करते समय आप लोग ये स्लाइस को 1, ये स्लाइस को 2, इसको 3, इसको 4, ऐसा करके 5, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, तो आपके स्लाइसेस कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 8 स्लाइसेस हो गए। तो हर एक स्लाइस का आपको अलग से डायग्राम बनाना है, उसका अलग से डायग्राम बनाकर या आप उसी में टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करके आप लोग उसी में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक के आई हैव नॉट शोन यू द ग्राफ, बट इन नेक्स्ट क्लास वी विल ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो आप आपका सिंपल ग्राफ पेपर लेकर आप बैठेंगे और हम लोग उसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ आई एम थियोरेटिकली एक्सप्लेनिंग यू, गिविंग द आइडिया कि आपको करना क्या है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आई जस्ट पोस्ट वन ग्राफिकल न्यूमेरिकल इन योर गूगल क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, आपको इतना ड्रॉ करके रखना है ना। तो इतना ड्रॉ करके रखेंगे, स्लाइसेस वगैरह ड्रॉ करके आप ग्राफ पेपर रेडी रखेंगे और फिर वो ग्राफ पेपर से हम लोग क्या करेंगे कि बाकी का जो ग्राफ है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये बिशप सर्कल मेथड है। तो इसमें n और nt हमको कैलकुलेट करना है। तो n इज नथिंग बट w cos थीटा। तो ये आपका n है, तो n1 n2 होता है। तो आप ये ट्राइंगल अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको n मिलेगा, nt इज w sin थीटा। तो ft क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू w। अब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना कैसे है, तो नॉर्मल स्ट्रेस आप w cos थीटा बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइस लेंगे और शियर स्ट्रेंथ जो है वो आप w sin थीटा बाय टोटल लेंथ l कंसीडर करेंगे। तो व्हाट हैपेंस, दोनों में आपको w तो कंसीडर करना है, लेकिन cos और थीटा यानी कि आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा दैट इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू cos एंगल थीटा, एंड जो आपका शियर स्ट्रेस रहेगा दैट विल बी रिस्पेक्ट टू sin एंगल थीटा, ठीक है। फिर टोटल शियर स्ट्रेंथ हाउ यू विल कैलकुलेट, दिस इज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है, S इज फॉर शियर स्ट्रेंथ, C डैश प्लस सिग्मा डैश tan phi डैश, where C is for cohesion, sigma is for your normal stress, phi is your shearing angle। अगर आपका कोर प्रेशर उसमें कंसीडर होता है तो आपको यहाँ पे ये जो U है उसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। So that is taken into consideration if you are taking core pressure into account. So what is next? Here it is effective। अगर डैश आ गया, GT1 में भी हमने कंसीडर किया था कि डैश अगर कोई भी नोटेशन में लग जाता है that means it is effective। Effective means very very critical। And when you are considering the shearing resistance with respect to the slide of the base of that whatever slide you are taking,
then this is the formula to calculate that shear strength with respect to the length. L is the length of that slice, and UL is your total pore pressure on the bed, SL is your frictional resistance force, and by this formula you have to calculate the factor of safety. अब ये जो formula है Fs equals to Fr upon Ft, तो उसको आप जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो अगर 1 से ऊपर है तो इट इज स्टेबल, अगर 1 से नीचे है तो हमारा जो स्लोप है दैट इज अनस्टेबल. ठीक है. So this is regarding Bishop circle method. Next we are considering the stability analysis of infinite slopes for cohesion as well as cohesive soils. This is very, what you can say, a favorite question of the university paper setters and moderators, many times asked in the examination. So let's have a quick look on this. So if we consider a cohesionless soil and we draw all the graphs, we are getting the Mohr circles, and after getting the Mohr circles, you are getting the this 3 types of what you can say curves. So first is your OA, OB, then OB1. So what happens? You have to think what can be the stable value. So for different samples, you are drawing the slope. So for strength envelope A sample, you have got the strength envelope. Then for B, you have got the stable slope. Again, that is the strength envelope here. Kindly don't draw anything, please. ठीक है. तो what happens कि यहाँ पे कैसे होता है कि आपका जो सेमी सर्कल आप ऐसा ड्रॉ करते हैं. हमारा जो लास्ट यूनिट था shear strength, determination of shear strength parameters in GT1, तो उसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. मुझे याद नहीं कि हमने वो किया या नहीं किया, लेकिन शायद किया होगा, या फिर मैंने आई हैव ड्रॉन एंड सर्कुलेटेड इन द ग्रुप, है ना. तो मुझे याद है कि मैंने ड्रॉ करके ग्रुप में सर्कुलेट किया था कि आपको कैसे ड्रॉ करना है. तो ऐसे टाइप का आपका एक सेमी सर्कल बनता है ना. तो ये जो सेमी सर्कल्स बनते हैं 2 सैंपल्स के लिए, आपके जो ये सेमी सर्कल्स बनते हैं, तो ये सेमी सर्कल से आपको ये टेंजेंट लाइंस मिलती है. दोज आर नोन एज योर स्ट्रेंथ एनवेलप. ठीक है. तो दोनों स्ट्रेंथ एनवेलप्स में क्या होता है कि कॉमन फेलियर पॉइंट आता है, टेंजेंट आता है, तो उसे जब आप प्रोजेक्ट करेंगे नीचे में तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज द ई पॉइंट. So let us see what is the significance of that. So there are 2 failures now, F here and F here. If we clear this, you can see that F sigma tau F is given for your sample A, and F1 sigma tau F is given for your sample B, where you are getting the slope as stable slope for your angle I and phi. ठीक है. So phi is your sloping angle and I is your sloping angle and phi is your shearing angle. तो दोनों लेने के बाद जब आप ड्रॉ करते हो तो आपका स्लोप जो है वो somewhat स्टेबल की तरफ आता है. लेकिन अगर क्या कह सकते हैं उसे, लेकिन अगर आपका फेलियर एनवेलप ऐसे बनता है, तो ये अगर आपका स्ट्रेंथ एनवेलप है, तो व्हाट हैपेंस, द स्लोप फेल. ठीक है. क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा है कहीं पे, ये डायरेक्टली इट इज गोइंग टू 0 हियर. so what happens, the slope becomes unstable. so you have either to change your I angle or your phi angle. तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसे करने पड़ते हैं ताकि आपका I और phi थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए. जैसे ही आपका I और phi इम्प्रूव हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ एनवेलप भी बनेगा और आपको स्लोप भी स्टेबल मिल जाएगा. ठीक है. so here theoretically it is written as OA is a failure envelope for cohesionless soil defined by the equation S equals to sigma tan phi. sigma and phi हम already calculate कर सकते हैं Mohr circle method से, और वो obtained होने के बाद में आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. फिर OB represent the locus of shear
components sigma and tau, and there is a critical surface CD or for various values of z. z मतलब डेप्थ है जो कि हम लोग नॉर्मली लेते हैं. For given slope I, both sigma and tau vary with the depth z, but their ratio, यानी अगर उसका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस बाय shear स्ट्रेस, तो cos i upon sin i is cot i and which it tends to be constant. ये थियरी है, हमको इस थियरी पे नोट डाउन करना है कि ऐसा हो सकता है. ठीक है. फिर लाइन OB जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उससे आपका एक अलग से इक्वेशन बनता है दोनों के लिए, जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए बता रहा है, टाउ कॉट आई एंड सिग्मा टेन आई. तो दोनों अल्टरनेट चीजें हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. तो नॉर्मल स्ट्रेस फेलियर विल नॉट अकर सो लॉन्ग एज टाउ इज स्मॉलर देन टाउ एस. यानी कि हमको ये ध्यान रखना है कि शियर स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेस फेलियर से कम रहेगा, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो फेल नहीं होगा. तो इससे हमारा जो स्लोप है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा. तो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन s upon tau and which is given by tan phi upon tan i. ठीक है, शेयरिंग एंगल अपॉन स्लोपिंग एंगल. फिर दूसरा हमारा कोहेसिव सॉइल है. तो कोहेसिव सॉइल में क्या होता है कि सी फैक्टर आएगा. तो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं सी और फाई बाय डीएसटी मेथड, डायरेक्ट शियर टेस्ट मेथड से, हमने डायरेक्ट शियर टेस्ट किया भी है कॉलेज में, तो हमको वैल्यूज भी मिली है. हमने सी और फाई भी कैलकुलेट किया है कोहेसिव सॉइल के लिए. तो ये जो आपका पैरामीटर है दिस इज योर सी. तो जो भी आपका सी आता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका फाई आएगा वो भी आपको लिखना है. ठीक है. तो शायद आप लोग भूल गए होंगे, तो एक कॉमन सा एग्जांपल बता देती हूँ मैं आप लोगों को. Okay, it is not opening, so it's open again. I have done certain research work on black cotton soil. So last year, so I have got the values for direct shear test. So these are the initial values for direct shear test. आपका डायमेंशन क्या होता है, आपका एरिया कितना है, थिकनेस, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आपको पहले नोट डाउन कर लेनी पड़ती है. और नोट डाउन करने के बाद में आप 0.5 न्यूटन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आप यूज करते हो, फिर आप 1 के लिए यूज करते हो, फिर आप 1.5 के लिए आप कैलकुलेशंस करते हो, फिर आपको कंबाइंड ग्राफ मिलता है और फिर आप उसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हो. ठीक है. तो जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, उसका कैसा होता है कि आपका जो ग्राफ होता है उसमें से ही फिर आपको सी और फाई मिलता है. ठीक है. तो जब आपको सी और फाई मिलता है तो क्या हो जाएगा, अब इसमें कैसा होता, व्हाट हैपेंस हियर इज आपको सी और फाई मिल गया, तो सी और फाई को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, ए बी के लिए. तो जब ए और बी के लिए आप सी और फाई ड्रॉ करेंगे तो उसका भी क्या कैसे होता है, यू आर ड्रॉइंग द सेमी सर्कल्स, मूवर सर्कल्स. फिर मूवर सर्कल से आपके पूरे टेंजेंट्स निकलते हैं और फिर वहाँ से आपको एक लाइंस अगर आप टिपिकली तीनों को रेफर करते हुए ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट्स को रेफर करते हुए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया. तो ऐसे कैसा होता है कि टेंजेंट से मिलते जुलते आप कॉमन पॉइंट्स देख लेते हो और फिर लाइंस अगर आप ड्रॉ करते हो तो व्हाट हैपेंस, यू गेट सी, C1, C2, F1 एंड F2. फाई मिलता है आपको एंगल, और that phi should be greater than and equal to phi value. तो ऐसा करके फिर हम लोग इक्वेशन देखते हैं S equals to C plus tan phi.
तो यहाँ पे C कुछ ना कुछ कंसिडर होगा। कोहेजन लेस सॉइल के लिए C इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ C सिग्मा 10 पाई रहता है। फिर इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ये एक्स फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें अभी कैसा रहेगा कि C कंसिडर होगा। कोहेजन लेस सॉइल में क्या होता था, C कंसिडर नहीं होता था, लेकिन जब कोहेजिव सॉइल आ जाता है तो C हमको जो है वो उसमें कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये सारी चीजें उसमें हम लोग डालेंगे तो हमको वैल्यूज मिलेंगी। सिग्मा गामा जेड कॉस स्क्वायर आई, वेयर गामा इज योर यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जेड इज योर डेप्थ ऑफ that stability slope, and tau is a shear stress, where gamma z cos I sin I is given to you. Again gamma is your unit weight of soil. फिर इसमें दोनों फॉर्मूलेज दोनों को अगर आप एफ के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हो तो फिर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हो। क्रिटिकल हाइट अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें हमारे स्लोप में क्रिटिकल हाइट क्या होगी, तो ये क्रिटिकल हाइट का फॉर्मूला है। आप ये क्रिटिकल हाइट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको तब पता चले जाएगा कि ये जो हाइट है दिस इज योर क्रिटिकल हाइट। इसका मतलब ये होता है कि आपका अगर ये स्लोप है और ये आपकी टोटल हाइट है, तो इसमें से यहाँ से क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं ये पॉइंट ए से। तो ये कितना, ये अगर ऐसा फेलियर हो जाता है तो ये हाइट कितनी रहेंगी, तो दिस इज योर एचसी वैल्यू। तो ये क्रिटिकल हाइट आपकी कितनी रह सकती है, ये आपको अंदाजा आ सकता है। और ये क्रिटिकल हाइट में फिर आप लोग क्या होता है कि यहाँ से वगैरह आप रिइंफोर्समेंट दे सकते हो, सॉइल को उसको स्टेबल कर सकते हो, उतने क्रिटिकल हाइट के लिए आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, so this is how this is done. नेक्स्ट ये सारे फॉर्मूलेज हैं। फिर स्वीडिश सर्कल मेथड है, तो ये हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्वीडिश सर्कल मेथड में जैसे कि हमने बिशप सर्कल मेथड में बताया कि स्लाइसेस वगैरह ड्रॉ करने हैं और आपको कैलकुलेशंस करने हैं, तो ये ऐसी स्लाइसेस बनती है उसकी। और ऐसे स्लाइसेस बनने के बाद क्या होता है कि आप हर एक एन मतलब नॉर्मल ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आप हर एक एन वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो क्या होता है इसमें कि हर एक चीज N1, N2, N3, N4, N5 आप ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप वो पॉइंट्स को जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे बाय स्केल, आपको पॉइंट्स मिलेंगे और फिर वो पॉइंट से आपको क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है। और कर्व ड्रॉ करने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एन कर्व का एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली आप जो भी टेंजेंट्स यहाँ पे T1, T2 यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये जो टेंजेंट्स है T1, T2 वगैरह, वो अगर आप ड्रॉ कर ले, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो लाइंस ऊपर आएंगी। तो इस टाइप में कुछ आपका एरिया बनेगा, तो आपको टी कर्व मिल जाएगा। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव डायग्राम ड्रॉ कैलकुलेट डिडक्ट करेंगे आप, तो टोटल आपको टी भी मिल जाएगा वहाँ पे। फिर टी मिलने के बाद क्या करना है, आपको टोटल डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। टोटल डब्ल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको टोटल समेशन एन करना है और समेशन टी करना है, यानी टोटल एरिया ऑफ एन इंटू गैमा यूनिट वेट ऑफ सॉइल और टोटल एरिया ऑफ टी इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पूरी वैल्यूज मिलेगी। ये टेबल है, ये टेबल, ये दूसरी मेथड है। अगर आप ये पूरे कैलकुलेशंस और मेजर कर लेते हैं सारी चीजें, तो ये टेबल से भी आप सिग्मा एन और सिग्मा टी कैलकुलेट करते हैं। हम लोग ये टेबल मेथड से ड्रॉ करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसके पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल, आई विल गिव यू द न्यूमेरिकल। तो आपको फ्रिक्शन सर्कल मेथड तक के आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा कि आपको पूरी वैल्यूज कैलकुलेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो एनी डाउट्स अप टू नाउ? So this is very difficult graph to draw and to explain. अभी मैंने आपको सिर्फ बिगर प्लेटफॉर्म्स में कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हो सका तो आप
ग्राफ पेपर लेकर बैठिए और ग्राफ पेपर लेकर बैठने के बाद हम लोग उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी। Any questions? No one has any questions? Okay. There are only 18 participants. I am not sharing this video on YouTube till now, but share it in 2 or more days. So any questions? Let me see your good faces. Long time. आसिफ, जय किशन, गुलनाज, मयूर, और कौन है? कितने ही जाने क्या? शिका, आसिफ। ओके, नाइस टू सी यू आसिफ। कुछ वेट पुट ऑन किया कि वैसे ही हो मेरे जैसे दुबले पतले? हाँ, अच्छे लग रहे हैं। शुभम भी अच्छा दिख रहा है, पता नहीं उसकी इतनी अच्छी शक्ल है यार, तब से मुझे ये हॉरर शक्ल दिखा रहा है वो। अच्छा, बाल वाल बढ़ा दिए, अच्छे लग रहे हो। कैसे चल रहा है? कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है किसी ने? चलो ठीक है, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन आपकी तरफ से रहते हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। So if you are having any questions, so you can just. So shall we stop the class here? Okay then.